हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी कैसे हैं, कमेंट करके बता दें मेरे को। और जो भी बच्चे हैं सबको मैसेज डाल दें ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा आ सके क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हम पढ़ रहे थे। फ्लूइड के बारे में हम पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम। ठीक ना। एटम, दो या दो से अधिक एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स को जब किसी चीज के अंदर डिजोल्व करवाया जाता है, वाटर वगैरह में किसी में डाला जाता है, तो ये टूटते हैं। किस में टूटते हैं, आयन में। ठीक है ना। और ये आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है केटायन, एक होते हैं एनायन। ठीक है, ये सारी थ्योरी मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं केटायन। केटायन कौन सा होता है, क्योंकि आयन जब टूटते हैं, जब टूटेंगे तो या तो किसी को साथ लेके चले जाएंगे या किसी के साथ चले जाएंगे। ठीक है ना, या तो कुछ छोड़ देंगे या कुछ लेकर के चले जाएंगे। जो छोड़ करके चला जाता है उसको बोलेंगे केटायन, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिया, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये एनायन क्या करता है, ये किसी न किसी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव। इस पे कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। यहां तक की थ्योरी हमने पढ़ी थी। ये जो आयन होते हैं, ये आयन होते हैं, इन्हीं आयन्स को हम जाके क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे होते हैं बॉडी के अंदर। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ाया हुआ है, समराइज करवाया हुआ, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं मैं। पहला होता है सोडियम। ठीक है, दूसरा होता है पोटेशियम। ओके, उसके बाद में तीसरा होता है क्लोराइड। अच्छा, उसके बाद में फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद में बाइकार्बोनेट, कैल्शियम। ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इनमें से जो क्वेश्चन सबसे पहले जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता था, या फिर आपकी जो एग्जाम होने वाली है बिहार नर्सिंग की, उसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से उठकर के क्वेश्चन जरूर आएगा। 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, अच्छा, सोडियम कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेल के अंदर या सेल के बाहर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है कि इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, तो ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का क्या है, केटायन। मोस्ट कॉमन केटायन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बताया था मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने क्लास पढ़ाई थी। इसके बारे में भी पढ़ाया था मैंने। क्या बताया था, मोस्ट कॉमन एनायन, सॉरी, केटायन इन, कहाँ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। क्या होता है, पोटेशियम। क्लोराइड क्या होता है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, एनायन होगा। अच्छा, कहाँ प्रेजेंट होता है, सोडियम के साथ में प्रेजेंट होता है। जहाँ सोडियम प्रेजेंट रहेगा वहाँ क्लोराइड भी प्रेजेंट रहेगा। NaCl मिलकर के नमक बनाते हैं। और नमक कहाँ रहता है, ब्लड वेजल्स में या वेजल्स के अंदर। और वेजल्स कहाँ प्रेजेंट रहती है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड्स के अंदर। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन एनायन इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद में फॉस्फेट की बात करते हैं। फॉस्फेट क्या है, मोस्ट कॉमन एनायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो देखो, ये और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में। ये और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। पॉजिटिव रहेगा केटायन रहेगा, नेगेटिव रहेगा एनायन रहेगा। मोस्ट इसी मतलब बाहर की तरफ जो प्रेजेंट रहता है, सेल के बाहर जो प्रेजेंट रहता है, IC मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवाई हुई हैं। अब बात करते हैं इसके रिसेंटली जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में। इनकी वैल्यूज पूछी जाती है कि किस किस की वैल्यू कितनी कितनी होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बात करते हैं क्या कि
सोडियम की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल बॉडी के अंदर सोडियम की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 135 से 145 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, सवाल मेरा ये है, ये क्या है, ब्लड वेजल्स, क्या है, खून की नदियां, ये क्या है, सेल। ठीक है, अब इस सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा ना, वो उसको हम ना तो मेजर करते हैं और ना वो हमारे किसी काम का है। हमको उस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानना है जो बॉडी के अंदर फ्रीली मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, हमको उस आयन के बारे में कतई नहीं जानना है, बिल्कुल नहीं जानना है जो किसी न किसी के साथ में बाइंड करके रखते हैं। बाइंड करने वाले की हमको कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब होता है, जो फ्रीली मूव करते रहते हैं, और उसी की एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। अभी इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम। क्लियर है, इसके अंदर कितना सोडियम कितना पोटेशियम प्रेजेंट है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सोडियम की क्या अमाउंट इसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। क्या सोडियम का अमाउंट इसमें प्रेजेंट होता है, होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इनके अंदर इसमें क्या क्या प्रेजेंट है हमको उससे कोई लेना देना। फ्रीली मूव करने वाले कौन कौन से आयन्स हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो इस ब्लड वेजल्स यानी खून की नदियों में बहने वाला सोडियम कितना है, 135 से 145 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। याद रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसको याद रखना। ठीक है, दूसरी बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम की वैल्यू कितनी होती है, 3.5 टू 5.5 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये वैल्यू जो ना कहीं वेरिड कर जाती है। ठीक है, जैसे आपकी एनक्लेक्स आप पढ़ोगे तो उसमें दिया है 3.5 टू 5.1 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये थोड़ी बहुत वेरी करती है, तो टेंशन नहीं लेना है। एग्जैक्टली याद नहीं भी हो, थोड़ा बहुत किंतु परंतु रहे तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं सर तो हमको 5.5 भी बताई दे, 5.1 क्यों बता रहा है, तो वैल्यू थोड़ी बहुत वेरीड करती है, दोनों याद रखना। अच्छा, ये पोटेशियम का जो वैल्यू है ना, ये पोटेशियम की वैल्यू कौन सी वैल्यू है, पोटेशियम की वो वैल्यू है जो ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाली वैल्यू का हमको कोई लेना देना नहीं है, हम उसके बारे में पता ही नहीं करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहेगी वो किसी न किसी के साथ में बाइंड करके रहेगी, और बाइंड करने वालों को हमको कोई लेना देना नहीं, जो फ्री बैठे रहते हैं। घर वाले क्या करते हैं, लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं, तो कौन सा लड़का देखने, शादीशुदा थोड़ी देखने जाएंगे, जो कुंवारा है उसी को देखने जाएंगे, जो उनके काम का है उसी को देखने जाएंगे। वैसा का वैसा ही ये किस किस के साथ में गठजोड़ बना करके बैठे हुए हैं, कौन कौन इसके साथ में बैठा हुआ है, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको किससे लेना देना, जो कुंवारे हैं, जो कुंवारियां हैं, ठीक है, जो फ्रीली मूव करते रहते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके बारे में हमको पता करना है कि कौन कौन फ्री है और कौन कौन फ्री नहीं है। ठीक है, तो पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम की वैल्यू कितनी होती है, 3.5 टू 5.5 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है, याद रखना, दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर दोनों के बारे में बहुत बार पूछा गया है। वैल्यू कैसे भी दे करके पूछा जा सकता है, कैसे भी देने का मतलब ये होता है कि अगर सोडियम का वैल्यू इससे कम हो गई है तो इसको बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया, और अगर इससे ज्यादा बढ़ गई तो उसको बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। क्लियर है, अगर सोडियम का वैल्यू है 135 से बिलो चली गई है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया। ओके, नहीं दिखाई देता, हाइपोनेट्रीमिया। अगर 145 से ऊपर चली गई है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया बोलेंगे। तो अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी, अब एग्जामिनर ऐसा कैसा सीधा का सीधा क्वेश्चन दे देगा कि एक पेशेंट की हमने लेबोरेटरी वैल्यू असेस की और उस लेबोरेटरी वैल्यू के अंदर हमको सोडियम का जो लेवल है 148 एम इक्विवेलेंट पर लीटर पाया गया, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाना है कि पेशेंट किस कंडीशन में, हाइपरनेट्रीमिया में है। ठीक है, या फिर पता चल क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट इमरजेंसी में एडमिटेड हुआ है, बहुत इरिटेबल पेशेंट है, जब आपने उसकी केएफटी करवाई या लैब इन्वेस्टिगेशन करवाया तो आपको पता चला कि उसका सोडियम है 120 है, 120 एम इक्विवेलेंट पर लीटर है। आपका क्लियरली दिमाग में खटाक से सवाल आ जाना चाहिए कि पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया का है, तो सबसे प्रायोरिटी में हम लोग हाइपोनेट्रीमिया का ट्रीटमेंट करेंगे, फर्दर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रहेगी तभी हम आगे का असेसमेंट कर पाएंगे। ठीक है, वैसे का वैसा ही क्वेश्चन हमको इसमें भी दिया जाता है
पोटेशियम के अंदर कि किसी पेशेंट की पोटेशियम वैल्यू 7.1 है, एम इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो पेशेंट को हमको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? हमारा पहला जो ट्रीटमेंट रहेगा कि पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज लेकर के जाना है, उसके बाद में हम नेक्स्ट असेसमेंट करेंगे। एक पेशेंट आएगा कि नेफ्रोटिक डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आया है नेफ्रोलॉजी के अंदर, और उसमें पता चला है कि पेशेंट का पोटेशियम लेवल है 7.1 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो फर्दर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी पोटेशियम के लेवल को डाउन करना। पोटेशियम के लेवल को डाउन क्यों करना है, उसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आगे की तरफ बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा कि बढ़ गया तो क्या नुकसान है, घट गया तो क्या नुकसान है, जब हमको इसको अलग अलग पढ़ेंगे तब। बात करते हैं क्लोराइड की। क्लोराइड की वैल्यू कितनी होती है? 35 से 108 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। याद रखना। बाइकार्बोनेट एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया बाइकार्बोनेट की। आपकी जो एनक्लेक्स है उसमें दिया गया है 21 से 28 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम की बात करते हैं। अच्छा देखो, इसमें पॉजिटिव आयन है, इसमें पॉजिटिव आयन है, इसमें नेगेटिव आयन है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। जहां जहां पॉजिटिव हो क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दो मेरे को फटाफट कि जिस चीज में पॉजिटिव लगा हुआ है वो क्या है? केटाइन है कि एनाइन है? और जिस चीज में नेगेटिव लगा हुआ है वो क्या केटाइन है कि एनाइन है? जवाब दो। जिसमें पॉजिटिव लगा हुआ है वो क्या है? केटाइन। जिसमें नेगेटिव लगा है वो क्या है? एनाइन। क्लियर है? याद रखना। बाइकार्बोनेट की वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। बाइकार्बोनेट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा एबीजी का रिपोर्ट दिया जाता है और एबीजी के रिपोर्ट में हमको पूछा जाता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है। उस कंडीशन में भी हमको कार्बोनेट की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम की वैल्यू होती है 1.5, 1.8 टू 2.5 mg पर DL। अच्छा, यहां पे एक वर्ड दिया गया है DL, 1DL। DL का मतलब क्या होता है? सीधा याद रखना 100 ml। अगर 1DL दिया गया है तो 1DL का मतलब होता है 100 ml। क्लियर है? याद रखना इस बात को। नेक्स्ट मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद में है फॉस्फेट। फॉस्फेट की वैल्यू कितनी रहती है? 2.5 टू 4.5 mg पर DL। क्लियर है? लास्ट में कैल्शियम। कैल्शियम की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद, अगर कोई चीज याद रहे नहीं रहे, ये तीन चीजें याद रखना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट। ये चार वैल्यू याद रखना। इसको मानते हैं हम लोग 8.5 टू 10.5 mg पर DL। आपकी एनक्लेक्स में बुक में दिया होगा 9 टू 10.5 mg पर DL, ये बुक में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है, याद रख लेना। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, लेकिन ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ये वैल्यू याद रह जाएगी, हमारे 2 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया जो डिजीज कंडीशन आती है उसके बारे में एक वैल्यूएशन वाला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, उसके तो याद रखना। सोडियम 135 से 145, 3.5 टू 5.5 क्या होता है? पोटेशियम। अच्छा, क्लोराइड कितना होता है? 95 टू 108। बाइकार्बोनेट कितना होता है? 21 से 22 से 27। मैग्नीशियम कितना होता है? 1.5 टू 2.5। फॉस्फेट कितना होता है? 2.5 टू 4.5। और कैल्शियम कितना होता है? 8.5 टू 10.5 mg पर DL।